जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 29वां वीडियो है और आज का टॉपिक है निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता, जिसे इंग्लिश में इम्पार्शियलिटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कहते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता होती क्या है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है। हमारे सिलेबस में भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी शब्द का प्रयोग किया गया है निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता के बदले में, यानी कि इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ये हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। लेकिन हम लोग पढ़ते वक्त निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता के संबंध में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों शब्द लगभग पैरेलल है और कौन ज़्यादा बेहतर है उसको हम लोग थोड़ा सा भी देखते हैं, कौन सा शब्द उचित प्रयोग में लाने लायक है। तो निष्पक्षता का मतलब होता है किसी के पक्ष में नहीं होना, किसी के पक्ष में नहीं होना, निष्पक्ष, ठीक है ना। तो किसी के पक्ष में नहीं होना, यानी कि आप एक तरह से आप रेफरी हैं, जैसे फुटबॉल होता है उसमें रेफरी होता है, क्रिकेट में अंपायर होते हैं, आप उस भूमिका में निभाएंगे। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप रेफरी और अंपायर की भूमिका में हैं। यानी कि भले ही आपके देश का कोई टीम खेल रहा हो, आप उस मैच में आप अंपायर या रेफरी का काम कर रहे हैं, भले ही आपके देश का टीम खेल रही हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी उसी प्रकार का आप निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। अपने देश के हित में या अपने देश के पक्ष में फैसला नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आप एक तरह से रेफरी या अंपायर का काम करेंगे, यही होती है निष्पक्षता, ठीक है। आप समझते हैं गैर तरफदारी क्या होती है। एक शब्द है गैर तरफदारी। गैर का मतलब ये जो होता है उर्दू का उपसर्ग होता है, यानी गैर तरफदारी। अगर इसको विश्लेषण करें तो सीधे सीधे निष्पक्षता से जुड़ जाती है, यानी कि किसी के पक्ष में ना होना, ठीक है ना। तो तरफ को हम लोग पक्ष से इक्वल करके देखेंगे, तो यहाँ से देख लेंगे गैर तरफदारी किससे जुड़ जा रहा है, निष्पक्षता से जुड़ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि निष्पक्षता एज ए सिविल सर्वेंट आपको पब्लिक के मामलों में निष्पक्ष भाव होना चाहिए। पब्लिक के मामले में जो भी पब्लिक के मामला है वहाँ पर आपको निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल से आपको जुड़ाव नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर उठकर, यानी कि राजनीतिक दलों से झुकाव या राजनीतिक दलों के प्रति जो उनकी आपकी आइडियोलॉजी है उनके प्रति न झुककर, इन चीज़ों से ऊपर उठकर पब्लिक के प्रति दायित्व का भाव रखते हुए आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इसलिए निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता यहाँ ज़्यादा सही है भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी से, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता से इस टॉपिक का खुलासा करेंगे, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक का और खुलासा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता, इसके थोड़े से दायरे को देखते हैं, इसके फील्ड को देखते हैं। निष्पक्षता का दायरा थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता है, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हुए, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो निष्पक्षता है यह सामान्य व्यवहारिक शब्द है। जैसे कि भाई भाई में झगड़ा हुआ और माता पिता ने दोनों को एक एक चांटे मार दिए तो दोनों को निष्पक्ष भाव से छोड़ दिया, लेकिन एक को प्यार दिया एक को पिटाई कर दिया तो वो निष्पक्षता नहीं हुई। पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो आपके माता पिता ने आप उल्टा जाकर उनको ही पीटने लगे तो ये निष्पक्षता नहीं हुआ। आपकी गलती है लेकिन वो पड़ोसी पीट रहा है तो ये निष्पक्षता नहीं हुआ। बराबर आप चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो वो निष्पक्षता रहेगी। जैसे कि एज ए सिविल सर्वेंट के रूप में आपको भी निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे कि ना उद्धव को लेना ना माधव को देना, एक कहावत है ना, ना उद्धव को लेना ना माधव को देना, यानी कि किसी का नहीं होना, यानी कि सबका होना। जब सबका आप होते हैं तो आप निष्पक्ष होते हैं। एज ए सिविल सर्वेंट आप सबके होने होंगे, इसलिए होंगे तभी आप निष्पक्ष होंगे। तो आपको सिविल सर्वेंट के रूप में आप सबका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। निष्पक्ष शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा न्याय के क्षेत्र में किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जुडिशरी में इस शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और जुडिशरी का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है कि जो हमारी जो न्याय होने चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर अलग फील्ड में देखें समाज के क्षेत्र में, तो भारतीय समाज में पुराने समय से अभी तक हम अपनी जाति, भाषा, पड़ोसी, रिश्तेदारों, क्षेत्र के लोगों को महत्व देते आए हैं। हम लोग अपने आप से मन के अपने लोगों को महत्व देते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं अपने लोगों को ढूंढते हैं, अपनी जाति के लोग, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ढूंढते हैं और वे लोग भी हमसे एक अलग तरह से उम्मीद बनाए रखते हैं। मान लिया आपका सिलेक्शन एज ए सिविल सर्वेंट हो जाता है और आपके चाचा जी आपके काम के सिलसिले से, कुछ काम के सिलसिले से आपके पास आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका काम तुरंत हो जाएगा।
चाहे काम गलत ही क्यों नहीं हो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। यानी कि एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। यानी कि आप सिविल सर्वेंट है तो आपके चाचा जी उस भाव से आते हैं, उस उम्मीद से आते हैं कि आपका काम हो ही जाएगा, तुरंत हो जाएगा, चाहे काम हो सही ना हो क्यों ही। लेकिन आप एज ए सिविल सर्वेंट, आप भतीजा नहीं हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, तो आप लोगों के हितों के ख्याल रखेंगे। अगर चाचा जी आम नागरिक बन के आते हैं तो बात ठीक है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप भतीजे के रूप में नहीं हैं। जैसे कि और एक और लेते हैं कि एक प्रशासनिक चिंतक होते हैं फ्रीड डब्ल्यू रिग्स, आप नाम में याद रखिएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, ठीक है ना। तो ये विकासशील देशों में एक सिद्धांत देते हैं, ये प्रशासनिक चिंतक होते हैं, ठीक है ना। विकासशील देशों के संबंध में कहते हैं कि विकासशील देशों में एक मॉडल काम करता है, जहाँ हमारे संबंध होते हैं वहाँ हम उनसे एक अलग तरीके से विशेष उम्मीद लगाए रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चाचा अपने भतीजे से सिविल सर्वेंट के रूप में एक अलग उम्मीद लगा रहा था। तो ये विकासशील देशों की समस्या है, हमारे देश में ये चीज़ें मौजूद है। विकासशील देशों में एक मॉडल काम करता है, जहाँ हमारे संबंध होते हैं वहाँ हम उनसे एक अलग तरीके के विशेष उम्मीद लगाए रखते हैं। ये जो मानसिकता आई है, ये हमारे समाज के दर्शन और सामाजिक संरचना से आई हुई है कि हम लोग एक अलग उम्मीद लगाए रखते हैं। जैसे कि कोई एक भतीजा होता है, एक कपड़े की दुकान खरीदता है, ठीक है, कपड़े की दुकान खोलता है, ठीक है। कपड़े की दुकान जब खोलता है तो उसके चाचा जी शहर आते हैं गांव से और एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि मुझे कपड़े सस्ते में देगा। लेकिन भतीजा व्यापार को दृष्टि में रखते हुए एक अन्य नागरिक के तरह, अन्य कस्टमर की तरह आपको उतने ही दर पे देता है जो अन्य लोगों को देता है। तो आप इससे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप एक अलग उम्मीद लगाए रखते हैं कि मेरा भतीजा मुझे सस्ता कपड़ा देगा। और आप क्या करते हैं कि नाराज़ भी होते हैं और गाँव में जाकर इसकी शिकायत भी करते हैं कि आप ये ठीक आदमी नहीं हैं। तो ये देख रहे हैं ना, ये विकासशील देशों में ये मॉडल के तौर पे काम करता है कि जहाँ हमारे संबंध होते हैं हम उनसे एक अलग तरह का उम्मीद करते हैं। इसलिए जो ये निष्पक्षता है भारतीय समाज में बड़ा ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी अगर रास्ता आप निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छे आप सिविल सर्वेंट साबित होंगे। आइए आगे देखते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि डब्ल्यू रिग्स के अनुसार भारत में एक अलग मॉडल काम करता है, यानी कि विकासशील देशों में एक अलग मॉडल काम करता है कि जहां हमारे संबंध होते हैं वहां हमें विशेष उम्मीद रहती है। ये हमारी ये जो फिलॉसफी है ये हमारी सामाजिक संरचना से आई हुई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि भारतीय समाज में जो निष्पक्षता है इसको निभाना क्यों मुश्किल है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर एक अलग उम्मीद की जाती है। भारत में निष्पक्षता के मूल्य भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से कठिन है, यह आसान नहीं है। इसको आप महसूस करते होंगे क्योंकि हम खुद दूसरों से उम्मीद करते हैं और ये मूल्य जो होता है प्रशासन में भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि कोई अगर मेरी जाति का आता है तो मैं उसे विशेष दृष्टि से देखूंगा, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा और मदद करूंगा। लेकिन किसी जाति के प्रति अगर पूर्वाग्रह है, धर्म के प्रति या किसी क्षेत्र के प्रति पूर्वाग्रह है तो उसे मैं अलग दृष्टि से देखूंगा, उसकी मदद नहीं करूँगा। अगर मेरा कोई सीनियर है तो अगर मेरी जाति का ही है तो मुझे प्राथमिकता देगा, मैं उसे लिबर्टी भी ले लूँगा, कुछ चीज़ों की छुट्टियाँ भी ले लूँगा। अगर अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में है, किसी की नियुक्ति करना है तो मैं अपनी जाति, गांव और क्षेत्र के लोगों को करूँगा। तो देख रहे हैं कि भारतीय क्षेत्रों में निष्पक्षता कितनी बाधित होती है, कितनी कठिन प्रोसेस है, क्योंकि हम एक अलग तरह से दूसरों से उम्मीद लगाए रहते हैं। लेकिन निष्पक्षता को निभाना बड़ा ही मुश्किल काम है भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से, ये आसान नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज में इतने दबाव समूह हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह है, बहुत सारे हित समूह है, बहुत सारे वैल्यूज़ है, मूल्य है कि इनके बीच रास्ता निकालना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो इनके बीच में रास्ता निकाल लेता है बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट साबित होता है। जैसे कि एक फुटबॉल का खेल होता है जिसमें 11-11 दोनों तरफ से प्लेयर होते हैं और उनके बीच में, अपने विरोधियों के बीच में रास्ता निकालते हुए गोल कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसी तरह निष्पक्षता है। निष्पक्षता अपने विरोधियों, दबाव समूह, पूर्वाग्रह से हटकर अब निष्पक्षता को कायम कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जो सिविल सर्वेंट निष्पक्षता को निभा लेता है, बहुत उसकी पहचान एक अलग ही होती है, एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में उसकी पहचान होती है और यहीं से इसकी इंटीग्रिटी प्रूव भी होती है। क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है, इंटीग्रिटी है, ये जो
है यही साबित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रिटी वैल्यू जो होती है वो इम्पार्शियलिटी होती है, निष्पक्षता होती है। यानी कि जो सबसे अधिक सत्यनिष्ठ जो वैल्यू होती है वो होती है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता होती है। सत्यनिष्ठता मैंने पिछले अध्याय में पढ़ा रखा है, आप जाकर पीछे से पढ़ लेंगे तो लिंक करना आसानी होगा। तो वही बात देखिए आगे कि निष्पक्षता जो होता है, निष्पक्षता का ये मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। अपने संबंधियों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। निष्पक्षता के अंतर्गत क्या होगा कि अपने संबंधियों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आपके कोई रिश्तेदार है और उसको भी हानि भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप निष्पक्षता साबित करने के लिए उसको हानि पहुँचाने लगते हैं, आप उसको हानि भी नहीं पहुँचाएंगे। अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है तो वो आपका रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, आप उसको नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। तो यानी अपने संबंधियों को लाभ नहीं पहुँचाना और अपने रिश्तेदारों को हानि नहीं पहुंचाना, सत्यनिष्ठा साबित करने के लिए, निष्पक्षता साबित करने के लिए जो डिजर्विंग है उसको आप महत्व देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। जैसे कि भारत में क्या कहीं भी अगर परीक्षा होती है तो वहाँ एफिडेविट साइन करा ली जाती है, किससे? जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, और ये उस पर लिखा रहता है कि आपके रिश्तेदार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, नहीं तो अनावश्यक आप उसको लाभ पहुँचा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखें तो अगर एग्जामिनेशन हो चुका है तो कॉपी जांच करने का समय आएगा। कॉपी जांच करते समय जो एग्जामिनर होगा अपने रिश्तेदार अगर इसके परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये कॉपी जांच नहीं करेगा, नहीं तो ये पेपर जांच करते समय अधिक नंबर दे देगा या फेल कर देगा निष्पक्षता साबित करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि एक जो एग्जामिनर होता है उसको एफिडेविट साइन कराई जाती है और कहा जाता है कि अगर आपके रिश्तेदार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप ना क्वेश्चन सेट करेंगे ना ही कॉपी जांच करेंगे, नहीं तो निष्पक्षता का पालन नहीं करेंगे। अक्सर न्यायाधीश को देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं अगर उस किसी केस के मामले में उनके पास जाता है और उस केस में अगर उनके रिश्तेदार शामिल हैं तो न्यायाधीश उस केस से अपने आप को अलग कर लेते हैं निष्पक्षता के लिए। यानी कि निष्पक्षता का मतलब होता है ना तो लाभ पहुंचाना ना तो हानि पहुंचाना। यानी कि जो डिजर्विंग है उसको उसका मूल्य अदा कर देना, जो डिजर्विंग है उसको प्राथमिकता देना, ठीक है। अगर देखें तो जहाँ निष्पक्षता नहीं होगी, अगर मान के चलिए कि अगर प्रशासन में निष्पक्षता नहीं होगी या कहीं निष्पक्षता नहीं होगी तो प्रशासन वहाँ का विश्वास खो देगा, जनता का विश्वास खो देगा और बहुत सारा कैओस क्रिएट हो जाएगा, अराजकता क्रिएट हो जाएगी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अब तो बहुत ज़्यादा नौकरशाहों को ऊपर दबाव भी है क्योंकि आरटीआई आ चुका है। आरटीआई आ जाने से नौकरशाहों के ऊपर निष्पक्ष रहने का दबाव बन चुका है। आप आरटीआई को डर या दबाव का रूप मान सकते हैं नौकरशाहों के लिए, क्योंकि आपसे सूचना मांगी जा सकती है कि अगर आपने यहाँ अपॉइंटमेंट किया है या यहाँ पर विकास कार्य में खर्च किया है तो उसका ब्यौरा दें। तो जो आरटीआई है डर और दबाव का काम कर रही है, इसलिए नौकरशाहों के ऊपर बहुत सारा दबाव है निष्पक्ष रहने का। इसके बाद देखते हैं कि निष्पक्षता का दायरा बहुत बड़ा है, तो हमें दो चीज़ों में देखना है, राजनेता और सिविल सर्वेंट के रूप में अभी इस लेक्चर में देखना है निष्पक्षता को। तो जो राजनेता होते हैं जो शपथ लेते हैं, चुनाव जीत कर जाते हैं, तो ये संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं कि मैं समानता, निष्पक्षता और प्रशासनिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाऊंगा। वहीं पर जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट से उम्मीद की जाती है कि अपने दायित्वों का निर्वाह करें निष्पक्षता के साथ, नियम या विनियम के अनुसार। अगर उसको सुमोटो पावर है, विवेकाधीन शक्तियाँ है सिविल सर्वेंट को, तो स्वयं निर्णय लेते समय वो निष्पक्षता का पालन करे। तो ये रहा निष्पक्षता। अब थोड़ा सा गैर तरफदारी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। गैर तरफदारी यानी गैर तरफदारी नॉन पार्टीशनशिप है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग राजनीतिक निष्पक्षता से जोड़ कर देख सकते हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को से जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं और इनका संबंध जो होगा, जो राजनीतिक निष्पक्षता या गैर तरफदारी वाली जो मामला होगा वो राजनीतिक दल या पार्टी से ही होगी। जैसे कि हमारी जो नौकरशाही है या जो हमारा जो सिस्टम है यूके पर आधारित है, यानी कि ब्रिटेन पर आधारित है। यहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, और यही दोनों पार्टियाँ बारी बारी से एक बार लेबर तो एक बार कंजर्वेटिव पार्टी आती है।
तो लेकिन जो नौकरशाही होती है अस्थायी होती है। भारत में भी जो नौकरशाही होगी अस्थायी होगी, क्योंकि इनको संविधान से संरक्षण प्राप्त है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं बदल बदल कर आती रहती है। लेकिन कोई अगर नौकरशाह है वो कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करता है, कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति इसका झुकाव है, लेकिन झुकाव है। लेकिन सरकार अगर लेबर पार्टी की है तो वो उस प्रशासन में डेडलॉक आ जाएगा, द्वंद्व आ जाएगा, झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जो यूके है या ब्रिटेन है वो कहता है कि जो नौकरशाह है वो राजनीतिक निष्पक्षता का पालन करे, राजनीतिक तटस्थता का पालन करे, क्योंकि नौकरशाही अस्थायी होती है, राजनीतिक दल बदलते रहती है। तो भारत में भी सेम यही स्थिति है, भारत भी यही चाहता है। एक मैक्स वेबर हैं, वो कहते हैं कि नौकरशाही में बात करते हुए कहते हैं कि नौकरशाही को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, नहीं तो कैओस क्रिएट हो जाएगा देश में। तटस्थता का मतलब हम लोग थोड़ा सा और भी समझते हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, एक और तरीके से समझते हैं इसको, अगर राजनीतिक दल से जोड़ कर देखते हैं तो एज ए सिविल सर्वेंट है तो आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन यहाँ एज ए सिविल सर्वेंट आप नहीं हैं, यहाँ एक आम नागरिक हैं। आप किसी भी पार्टी के प्रति झुकाव रख सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर एज ए सिविल सर्वेंट आप हैं, एज ए सिविल सर्वेंट आपको राजनीतिक तटस्थता का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आप नागरिक भी हैं और सिविल सर्वेंट भी है। तो सिविल सर्वेंट पर राजनीतिक तटस्थता का पालन करना होगा, और आप नागरिक हैं, वोट देते समय आप किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, किसी प्रति झुकाव रख सकते हैं। लेकिन अगर एज ए सिविल सर्वेंट हैं तो राजनीतिक तटस्थता को आपको पालन करना होगा। आगे इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, राजनीतिक तटस्थता को सिविल सर्वेंट का मतलब क्या हुआ, सिविल सर्वेंट के संबंध में मतलब क्या हुआ। नौकरशाह को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि आपको राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वो सिविल सर्वेंट किसी राजनीतिक दल को चंदा या फंड नहीं देगा, वह किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, ना समर्थन करेगा, ना विरोध करेगा, ना ही राजनीतिक दल के प्रति अपनी विचार व्यक्त करेगा अखबारों में, मैगजीन में, आर्टिकल के माध्यम से। किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, ना ही सम्मेलन में, ना ही बैठक में। हालांकि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को थोड़ी सी इस मामले में छूट है। भारत, यूएसए और यूके में राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई है। एज ए सिविल सर्वेंट नौकरशाहों को राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। आगे चल के देखेंगे किसके प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए सिविल सर्वेंट को। लेकिन चाइना में इसका उलट है। चाइना में नौकरशाहों से उम्मीद की जाती है कि राजनीतिक दलों के जो विचार हैं, जो आइडियोलॉजी है, उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाएं। जैसे कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी सदस्य होते हैं वहीं नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स भी बनते हैं। अगर बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता की बात नहीं कही गई है, लेकिन राजनीतिक दल कुछ लूप होल निकाल ही लेते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम, आर्थिक सहयोग, ट्रेनिंग और संस्कृति के माध्यम से बचपन से ही पॉलिटिकल पार्टियां अपनी आइडियोलॉजी लोगों में डालने का प्रयास करती है, बच्चों में डालने का प्रयास करती है, और यही बच्चे आगे चलकर नौकरशाह बनते हैं। जब ये नौकरशाह बनते हैं तो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई है। किंतु इनके मस्तिष्क में पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के प्रति कुछ तो सद्भाव होगा, किंतु सिद्धांत तटस्थता का है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के प्रति थोड़ा बहुत तो झुकाव होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जिस समय के साथ राजनीतिक दलों में परिवर्तन के साथ साथ नौकरशाही में भी परिवर्तन आया है। ये जो नौकरशाही है अंग्रेज़ों की देन है, आज़ादी से पहले मौजूद थी। पुलिस राज्य, अंग्रेज़ों के शासनकाल में पुलिस राज्य था, यानी कि जो नौकरशाही थी अंग्रेज़ों के प्रति प्रतिबद्ध थी। ठीक है, लेकिन अभी की स्थितियाँ कुछ अलग है। अभी की स्थितियाँ लोक कल्याणकारी वाली राज्य वाली है, लोकतांत्रिक राज्य वाली है। ठीक है ना, जिसका मूल उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऐसी स्थिति में शासन के प्रति आपका दायित्व बोध बढ़ जाता है। आपकी जो तटस्थता होगी वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति तटस्थता होगी, और प्रशासन के प्रति आपका दायित्व बोध बढ़ जाता है। लेकिन एक घटना होती है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और आरोप लगता है कि ये प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहती थी, जैसे कि चाइना में है। यानी कि इन पर आरोप लगा कि नौकरशाही का ये राजनीतिकरण कर रही है, ये प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहती है चाइना की तरह।
प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब क्या होगा, इसको आप समझते हैं। जो नौकरशाही प्रतिबद्ध होनी चाहिए लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं होनी चाहिए। ये प्रतिबद्ध नौकरशाही किसके प्रति होनी चाहिए कि जनता के प्रति होने चाहिए, संविधान के प्रति होने चाहिए, संसद द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसके प्रति होने चाहिए, क्योंकि अंततः जो कानून लागू करेगा वो ब्यूरोक्रेसी लागू करेगा। विभाग के रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रति होनी चाहिए, तभी वेलफेयर स्टेट स्थापित हो पाएगा। वंचित, दलित, कमज़ोर वर्गों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नौकरशाहों की नीति निर्माण करते समय संविधान के अनुकूल बातें कहने की क्षमता होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता होती है उसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और जो उस समय सरकार में रहेगा दल उसके प्रति होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं, सरकार के प्रति, क्योंकि ये सरकार के प्रति ही ये अपना प्रतिबद्धता शो करेंगे, ठीक है, तभी वेलफेयर स्टेट स्थापित होगा। नहीं तो अगर सरकार के प्रति ये प्रतिबद्धता शो नहीं करेंगे तो कैओस होगा, टकराव होगा। लेकिन राजनीतिक तटस्थता बनाते हुए सरकार के प्रति ये प्रतिबद्धता दिखाएंगे नौकरशाह, ठीक है, क्योंकि ये आपका दायित्व है, इसी के लिए भर्ती किया गया है। ये पक्षपातपूर्ण नहीं चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पक्षपातपूर्ण नहीं है, ये आपका दायित्व है, इसीलिए आपका भर्ती किया गया है। लेकिन जब आप फील्ड में कार्य करने के उतरते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जो दल सत्ता में रहती है यानी कि उसकी सरकार रहती है उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन अगर कोई राजनेता या मंत्री आपको आकर मौखिक रूप से आदेश दे तो आप वहाँ पर लिखित आदेश ले लें, तभी चीज़ों को काम में आगे बढ़ाएं। ये क्योंकि उस समय आप पर दबाव रहता है, जो दल सत्ता में रहेगी, सरकार में, उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो लिखित रूप में ले कि उसका भी दायित्व बना रहे हैं। लेकिन कोई कार्यकर्ता आता है उस दल का या कोई छुटभैया नेता आते हैं और आप पर दबाव बनाते हैं, तो आपको वहाँ अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए और अपने जितने भी दायित्व है उसको निभाना चाहिए, उनके दबाव में झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर हमें दिखाई देता है पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सर्वेंट में टकराव उत्पन्न होता है, ये गतिविधियों का हिस्सा है, इसे बुरा ना माने। क्योंकि एक दमदार नौकरशाह जो होता है उसका हमेशा सामान पैक होता है। यह अगर आप पॉलिटिकल पार्टी या राजनेताओं में अगर सिविल सर्वेंट में टकराव उत्पन्न होता है तो वो आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पोस्टिंग कर सकते हैं, और आपको मान के चलना चाहिए अगर वो पोस्ट बना है तो उस पर भी आपको आसन होना है, क्योंकि आप दमदार नौकरशाह हैं, ईमानदार नौकरशाह हैं, सत्यनिष्ठा का पालन करने वाले नौकरशाह हैं। ये जो नेता हैं आपकी नौकरी नहीं खाएंगे, क्योंकि ये आपका संविधान संरक्षण प्राप्त है, आपके वेतन को कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको संविधान का संरक्षण प्राप्त है। अगर आप लोभ, लालच और स्वार्थ में फंस जाते हैं तो आपकी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा धूमिल हो जाएगी। लेकिन आप दमदार नौकरशाह हैं और आप अपने आइडियोलॉजी ये जो प्रतिबद्धता जो है जिनके प्रति जो आपके दायित्व है या प्रतिबद्धता जिनके प्रति दिखानी चाहिए आप दिखा रहे हैं, तो आपकी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा बची रहेगी। तो ये रहा अपना टॉपिक, निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। कल हम लोग ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।